निश्चित रूप से अगर हमें बहुत बड़े बदलाव चाहिए तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यानी शक्ति, और दूसरा एम्पावरमेंट यानी सशक्ति। तो शक्ति और सशक्तिकरण के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है, और उस अंतर को समझे बिना हम अपने समाज में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ सकते। हम तमाम प्रकार के जो डिबेट से गुजरे, किस तरह हमारे यहाँ जो है वो पहले रिफॉर्म हुए, सामाजिक रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, और तमाम तरह के आंदोलन चलाए गए, और उनका कहीं ना कहीं बहुत व्यापक असर रहा, जैसे सती प्रथा का अंत होना, या जो है विधवा विवाह के बारे में बात होना, समाज की खुली सोच आना, बाल विवाह के प्रति जो है वो उसके विरोध में कानूनों को लेकर आना। तो बहुत से बदलावों से लगातार हमारा समाज गुजरता रहा है। समाज कई बार जो है वो अपनी जकड़नों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसके पास एक नई सोच हमारे सामने आती है। तो मेरा जो ये क्लासेस का एक पर्पस है वो न सिर्फ आपको सोशल इश्यूज यानी भारत के समक्ष जो सामाजिक मुद्दे और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव यानी कि चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, उससे परिचित कराना है, साथ ही साथ भारत की पोटेंशियल कहाँ है, हम जो है वो क्या वास्तव में विश्व गुरु बन सकते हैं, क्या वास्तव में हमें चुनौती दी जा सकती है, क्या वास्तव में हम 1 अरब 30 करोड़ लोग जो हैं वो 1 अरब 30 करोड़ भारतीय आकांक्षाएं या भारतीय शक्तियां हैं, या वास्तव में हम केवल ये एक संख्या है और हम कई मामलों में बिहारी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी हम इस रूप में बटे हुए हैं। तो कई बार ये डिबेट हमारे सामने आती है कि राष्ट्र के रूप में हम कहाँ हैं, राष्ट्र के रूप में हमारी आकांक्षाएं क्या होती हैं, राष्ट्र क्या होता है, नेशनलिज्म किसे कहते हैं, जो स्टेट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, हमारी पहचानें कब संकीर्ण हो जाती हैं और कब हमारी पहचानें बहुत व्यापक स्तर पर आकर कार्य करती हैं। इसको लेकर मेरी बहुत डिबेट जो हुई, और जो स्टूडेंट अभी इस क्लास को नहीं देख सके हैं, मेरी पिछली क्लासेस जाकर देखिए एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, सोशल इश्यूज में जो सभी के लिए ओपन है, अब उसका हिस्सा बनिए। समझिए कि मेरा डिबेट कहाँ से कहाँ तक गया, क्या चीज़ें आपके सामने आ रहा है, और अब मैं उसकी बारीक पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे बिंदुओं की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि भारत के रूप में हमारी आकांक्षाएं बेसिकली क्या हैं, एक नेशन के रूप में हमारी आशाएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे, और इन चैलेंजेस की शुरुआत कोई आज से नहीं है। आज भी भारतीय समाज में हमें तमाम जो है आपने देखा होगा सांप्रदायिकता के गुण यानी कम्युनिज्म के हमें इनपुट्स देखने को मिलते हैं। तो 1947 में क्या था, जब इसी कम्युनिज्म के बेसिस पे ये देश जो है वो विभाजित हो गया। हमारे यहाँ आज भी जाति प्रथाओं की जकड़न दिखाई पड़ती है, हमें तमाम तरह की जो है वो ऑनर किलिंग हो गई, अभी भी छुआछूत हमें जो है वो दिखाई पड़ती है। तो इन सभी की जो है सुधार वो कहाँ है, क्या इन सभी चीजों के साथ क्या एक राष्ट्र कभी भी आगे बढ़ सकता है, और इन चीजों को अगर छोड़ना है तो उसके लिए क्या कोई कानून अकेले काम कर सकता है, कानून क्या होता है, लॉ किसे कहते हैं, और एक समाज के लिए लॉ और जस्टिस में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और कानून के बीच में क्या अंतर होता है, दोनों धारणाएं क्या एक हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दो अलग अलग धारणाएं हैं, कौन सी व्यापक है और कौन सी जो है संकीर्ण है। ये ऐसे डिबेट हैं जो यूपीएससी में हमेशा एक स्टूडेंट को आंदोलित करते हैं, एक स्टूडेंट को हमेशा उद्वेलित करके रखते हैं। अगर सामान्य भाषा में पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड सोशल जस्टिस, तो आप उसके बारे में क्या बात करोगे। डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज है, यानी कि लोकतंत्र और सामाजिक बदलाव, लोकतंत्र और सामाजिक बदलाव। आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय कॉन्सेप्टर और फाउंडेशन दोनों की क्लास ले रहा हूं, यानी कि आप लोग ढंग से उसको जो प्रिपेयर करिए। कॉन्सेप्टर जिनको जो है 2022 और 2023 में देना है क्लास उनके लिए है, और फाउंडेशन जिनको 2021 में देना है, ठीक है। और मैं इसको जो है इसके साथ एसए का टॉपिक भी इन्वॉल्व कर चुका हूं, और इसके साथ जो है आपकी पूरी तैयारी जो है वो चलती रहेगी, राइट। तो अब हम वापस चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि किन परिस्थितियों में लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित किया गया। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए परिस्थितियां थी हमारे यहाँ, या हमने एक कल्पना की थी कि जो है वो डेमोक्रेसी उस समय पश्चिम में एक नए विचार के रूप में आया था, और हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि हमारे यहाँ पश्चिम की अवधारणाओं को मानने वाले, पश्चिम की अवधारणा को ही आधुनिकता मानने वाले, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, उस तरह की बहुत बड़ी संख्या थी, ठीक है। तो क्या वास्तव में हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के फैक्टर्स थे वो अवेलेबल थे, जरा एक बार हम पहले ये देखते हैं, तब हमारी डिबेट आगे बढ़ेगी। तो चलिए लिखिए, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडियन कंटेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र, लोगों का लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, ठीक है, यानी कि वो जनता के द्वारा चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, देश आजाद हुआ था और भयानक गरीबी हमारे सामने थी। ऐसे में गरीब आदमी का पहला लक्ष्य होगा कि वो जाकर देखे सरकार में क्या चल रहा है, हम वोटिंग कब देंगे, या सिर्फ और सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा।
क्या आज हमारा गरीब जो है, आपने नहीं सुना होगा कि कई बार जो है वो कुछ थोड़े बहुत सामान के लिए, थोड़े बहुत जो साइकिल घड़ी के लिए लोग अपना वोट बेच देते हैं। आज भी तो गरीबी हमारे सामने उतनी ही विकट है। तो स्केल ऑफ पोवर्टी, भारत में गरीबी की विकरालता, लिखो पहला पॉइंट, भारत में गरीबी की विकरालता। बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी और जी रही है। आज भी वो जो चरित्र है वो नहीं बदला है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मैं भी अंत में आपको एक मेंस के क्वेश्चन पे लेकर जाऊंगा। देखो, इंटेंसिटी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव की गहनता, सामाजिक भेदभाव की गहनता, सामाजिक भेदभाव की गहनता, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत विभाजन, इतने ज्यादा जो है विभाजन थे। तो जब समाज में लोग ही समान नहीं है तो समान राइट्स को वो एंजॉय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर ही इतना ज्यादा भेदभाव है। दूसरा टाइप आ गया। अब कुछ प्रश्न है इस पे, इसी आधार पर दो कुछ प्रश्न है। इस डेमोक्रेसी जस्ट अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, बहुत प्यारे प्रश्न है, पहला लिखो क्वेश्चन। मैं इसी के साथ कुछ क्वेश्चन जोड़ता चलता हूं। क्या लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्वतंत्रता होती है? डीपर कॉन्सेप्ट में आ गए। क्या लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्वतंत्रता होती है? गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था आजादी से जस्ट पहले कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए। बिना सामाजिक स्वतंत्रता के, विदाउट सोशल फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम अटेन नथिंग, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो 1947 में अब यह सोचना होगा कि हम सामाजिक रूप से फ्री हुए या हम केवल पॉलिटिकल रूप से फ्री हुए। ठीक है, आपका दिमाग इस थिंकिंग के साथ आना चाहिए। तो इज इट ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस? लिखो, क्या लोकतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय है? आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट वन, इज इट ऑल्सो अबाउट इक्वल राइट्स टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर? लिखो, क्या इसका तात्पर्य जाति, नस्ल, लिंग, जाति, नस्ल, लैंगिक पहचानों के बिना सभी को बराबर अधिकार देने से है? सभी को बराबर अधिकार देने से, इक्वल राइट्स। द स्टेट विल नेवर आस्क अबाउट योर जेंडर, अबाउट योर कास्ट। सभी के बराबर, मानव होने के नाते, भारतीय होने के नाते सभी के बराबर अधिकार हैं। देखो, यदि ऐसा है तो, इफ दैट इज सो, यदि ऐसा है तो हाउ कैन सच इक्वलिटी बी रियलाइज इन द अनइक्वल सोसाइटी? जिस समाज में महिला और पुरुष का भेदभाव हो, समाज पैट्रियार्कियल और पितृ सत्तात्मक हो, जहां जातियों के अंदर उपजातियां हो, जहां इतने धर्मों का संघर्ष हो, जहां पर शहरी गरीबी भेदभाव हो, वहां पर तुम जो है वो इक्वल राइट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो। कैसे होगा जब समाज मूल चरित्र में ही विभाजित है, मूल चरित्र में ही असमान है, तो असमान समाज में समानता की बात तुम कैसे लेकर आओगे? ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन है अभी भी हमारे सामने, और ये क्वेश्चन आपको लगातार उद्वेलित करता रहेगा। आज की मेरी क्लास एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मेरी क्लास वर्तमान समय के जो परिप्रेक्ष्य हैं, वर्तमान समय के जो पर्सपेक्टिव है, उनको समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, डिबेट्स को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करिएगा, और यहीं से हमें जो है वो काफी जो है क्वेश्चन के इनपुट्स मिल जाएंगे। लिखो, इंडिया एग्जिस्ट एट सो मेनी लेवल्स ऑफ प्लूरैलिटी। लिखो, अतः भारत बहुलतावाद, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुलतावाद के विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है, या भारत में बहुलतावाद के विभिन्न स्तर उपस्थित हैं। इस प्रकार धर्मों, संस्कृतियों और जातियों का निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ता है। अर्बन रूरल डिवाइड, ग्रामीण शहरी विभाजन। शहरी अपने आप को बहुत ज्यादा वोकल मानता है, वो डिमांड करता है, वो कहता है मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, आई नीड मोर एंड मोर फैसिलिटीज।
और रूरल जो है वो एक अलग ही दुनिया में है, उसका अपना एक कल्चरल सेटअप है, वो जो है वो जो दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी उसके निगोशिएशन करी, वो जो है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें शुरुआत से एक झुंझुना थमा दिया गया, भारत की आत्मा गांव में रहती है। ये झुंझुना जो है हमें 1947 से पहले थमा दिया गया था, लेकिन उस झुंझुने के चक्कर में भारत की आत्मा तो गांव में रहती है, लेकिन भारत का वैभवशाली शरीर जो है वो शहरों में बस गया जाकर। तो आत्मा और शरीर हमने दोनों को निकाल लिया, और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो प्राण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। भारत के प्राण निकल गए। समझ में आया आपको? भारत के प्राण निकल गए, जो है वो एक तरह से फंस के रह गया। एक्चुअली में होना चाहिए था कि हम भारत को एक सेटअप के रूप में हम जो है वो डेवलप करते, और इसके पीछे हमें बहुत सी चीजों का जो है वो इनपुट अपना देना था। नेक्स्ट वन, रिच पुअर डिवाइड, अमीर और गरीब के बीच का विभाजन। कहने को तो नेहरू अपना समाजवाद लेकर आए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद अमीर और गरीब का विभाजन बढ़ता चला गया। लिटरेट एंड इलिटरेट डिवाइड, ठीक है, पढ़े लिखे और निरक्षरों में विभाजन, पढ़े लिखे साक्षर और निरक्षर के बीच का विभाजन। डीपली स्ट्रेटिफाइड बाय कास्ट एंड पुअर्टी, ठीक है, भारत में जाति और गरीबी, जाति और गरीबी का गहरा स्तरीकरण, यानी समाज बहुत बुरी तरीके से डिवाइड था, चाह के भी तुम जो वो डिवीजन को मिटा नहीं सकते थे। अब जब ये विभाजन होगा तो ये लोग अपना जो क्या करेंगे, जो अर्बन लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये अपना समूहन बना लेंगे, ये वो इंडिया में रहने लगेंगे। वो जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो जो ट्विटर पे जो है वो हैशटैग लगाकर बात करते हैं और अपने लिए डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस बार आपने देखा कि जब कोविड-19 का जब केस हुआ, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, ताकतवर लोग थे, जिनके बच्चे जो है कोटा में फंसे, उन्होंने हैशटैग जो है चलाया और जो है वहां से अपने बच्चों को निकाल लिया। लेकिन वो जो गरीब किसान था, जिसके पास जो स्मार्टफोन नहीं, या जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी ग्रुपिंग नहीं है, वो हैशटैग जो है वो अपना आंदोलन नहीं चला पाया, और हजारों किलोमीटर की यात्रा जो है पैदल चलता। राज्य सरकार इस बात पे लड़ती रही कि किसका मजदूर जाएगा, किसका मजदूर नहीं जाएगा, और जाने कितने मजदूर जो है वो अब जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, या भयानक मानवीय त्रासदियों का जो है उनको सामना करना पड़ा। देखो, ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग अमॉन्ग द रूरल पुअर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समूहन और उपसमूहन, समूहन और उपसमूहन का निर्माण, समूह और उपसमूहों का निर्माण। साथ ही स्पेशलाइज्ड अर्बन वर्किंग क्लास, ये अपना जो है जो शहरी शहरी कार्यशील वर्ग, इसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, ये ज्यादा संसाधन मांगेगा, बट ये वोटिंग में नहीं आएगा, ये भग लेगा, इसको छुट्टी मिलेगी, निकल जाएगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक बिजनेस क्लास, और भारत में घरेलू बिजनेस क्लास। तो ये सभी जो हैं वो क्या करेंगे, भारत में स्तरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब की डिमांड्स अलग हैं, इन सब की नीड्स अलग हैं, और इसी तरह से ये एक बताता है कि भारत का समाज एक बहुत ही विषम समाज है, बहुत ही हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, ठीक है। और इस हेट्रोजीनियस सोसाइटी में सभी की अपनी अपनी क्या है, आकांक्षाएं हैं। तो इतना असमान समाज समानता की मांग कैसे करेगा, समानता के सिद्धांतों को कैसे लागू करेगा, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू हो जाता है, राइट।